Hello aspirants, welcome to Center for Ambition in the series of current affairs. और करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम कुछ आर्टिकल्स और कुछ एडिटोरियल्स देखेंगे जो कि हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. जो आज हम देखने जा रहे हैं, लेट्स हैव एन ओवरलुक. एक ओवरलुक देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे और वो कौन से जीएस पेपर से कोरिस्पॉन्ड करता है. सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के बारे में. हम जीडीपी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे. जीडीपी क्या है, जीडीपी से रिलेटेड टर्म्स क्या है, कैसे जीडीपी मेजर करी जाती है, गवर्नमेंट कौन सा फॉर्मूला यूज करती है जीडीपी में. हम जीडीपी को होलिस्टिकली कवर करेंगे, पहला पॉइंट. दूसरा, जस्टिस वर्मा. और ये जो जीडीपी का ये है, दिस इज रिलेटेड विद योर इकोनॉमी. ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3. जस्टिस वर्मा, इनके खिलाफ इंपीचमेंट की तैयारी चल रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं. जले हुए नोट मिले थे जिसकी वजह से ये इम्पीचमेंट जैसा एक प्रोसेस शुरू होने की बात कही जा रही है. तो ये जीएस पेपर 2 से कॉरेस्पॉन्ड करता है. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. जीएस 3 तो है ही, साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये हम देखेंगे. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. इसके बाद इंडियाज एएमआर बैटल, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, 2 साल से न्यूज में है, एक्सपेक्टेड है कि प्रीलिम्स में आएगा. ठीक है, मेंस में इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक ये सर्वे हुआ था, सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें जो की फाइंडिंग्स हैं वो देखने वाले हैं. और ग्रीनलैंड, दिस इज प्लेसेस इन न्यूज. किस तरह से ट्रम्प साहब ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, ओके, और उन्होंने कह दिया है कि डिप्लोमेसी से बात सुलझ जाए तो अच्छा है, वरना मिलिट्री एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मिलिट्री टेक ओवर करना पड़ेगा. तो आइए चलते हैं, लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक्स. ओके, ये टॉपिक है आदित्य एल1 का, जो हमारा लास्ट क्लास में हमने छोड़ दिया था, मिस कर दिया था. उससे शुरुआत करते हैं आदित्य एल1 के टॉपिक से. ठीक है, आदित्य एल1 का टॉपिक है आदित्य एल1. इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, इसरो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक एनुअल अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज करी है, और साइंटिस्ट से उन्हें एक प्रपोजल दिया है कि वो रिसर्च करें, डेटा को एनालाइज करें, जो भी आदित्य एल1 से जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को एनालाइज करें और सबमिट करें इसरो के साथ. तो इट इज द अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, क्योंकि इस मिशन को 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 इयर्स एनिवर्सरी है. टू ईयर एनिवर्सरी की वजह से ये न्यूज में है. ठीक है, तो समझते हैं आदित्य एल1 से रिलेटेड क्या न्यूज है. सबसे पहले आपको समझना होगा लेग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर लेग्रांज पॉइंट्स. सपोज दिस इज सन. ये सन है, ये अर्थ है. दिस इज सन, दिस इज अर्थ. अब सन की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ के पास में है तो अर्थ उसे अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के अनुसार खींचेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सन के पास में है, वो सन उसे अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी. अब यहां पर क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इन दोनों बॉडीज के बीच में, सन और अर्थ के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर
सन की ग्रेविटेशनल फील्ड और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड बैलेंस हो जाती है, ठीक है, और जो भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहती है, यहां पर ना अर्थ की तरफ जाती है ना सन की तरफ जाती है, एक स्टेबल ऑर्बिटल मोशन होता है। ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है लेग्रांज पॉइंट्स, ठीक है। लेग्रांज पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? जहां पर दोनों बॉडीज, दो बड़ी बॉडीज के ग्रेविटेशनल फील्ड्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, ताकि जो बॉडी है, जो भी फॉर एग्जांपल सैटेलाइट हम प्लेस करने जा रहे हैं, उस पर दोनों बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई भी इफेक्ट ना पड़े और स्टेडीली एक स्टेबल कंडीशन में हम स्टडी कर पाए, ठीक है। इन्हें बोलते हैं लेग्रांज पॉइंट्स। तो यहां पर आदित्य L1 जो है, ठीक है, लेग्रांज पॉइंट 1 पर प्लेस किया जाना है, लेग्रांज पॉइंट 1 पर प्लेस किया जाना है। यहां पर मिनिमम फ्यूल के साथ जब यहां पर सैटेलाइट रहेगी, ठीक है, यहां पर आदित्य L1 को प्लेस करना है। आदित्य L1 को प्लेस किया है, यहां पर मिनिमम फ्यूल के साथ ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा और ये ऑर्बिट करेगा सन को और सन की स्टडी करेगा, ठीक है। इस ऑर्बिट को, जो L1 वाली ऑर्बिट होती है, जिस ऑर्बिट में ये घूमेगा, इसे कहते हैं हेलो ऑर्बिट। क्या कहते हैं? दिस ऑर्बिट इज नोन एज हेलो ऑर्बिट, ठीक है। ये हेलो शब्द सन से आया है, सन के अराउंड की ऑर्बिट। आपने हेलो देखा होगा, हेलो क्या होता है? आपने कभी गॉड या गॉडेसेस की फोटोज देखी हो, मूर्ति देखी हो, तो उनके पीछे एक गोल सी रोशनी चमकती है, ठीक है, उसी चमकती हुई रोशनी को हम हेलो बोलते हैं, ठीक है। ये होलो ऑर्बिट होता है। अब लेग्रांज पॉइंट्स, 5 लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं, ओके, देयर आर 5 लेग्रांज पॉइंट्स। लेग्रांज पॉइंट 1, लेग्रांज पॉइंट 2 एंड लेग्रांज पॉइंट 3। ये तो एक्सिस में रहने वाले लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज सन, दिस इज अर्थ, एक एल ये हो गया, एक एल ये हो गया, एक एल यहां कहीं, लेट्स वी विल लुक इनटू द डायग्राम। ये एक्सियल होते हैं पर ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है यहां पर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। L4 और L5 ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के होते हैं, ठीक है। L4 L5 इस तरह से, ये एक्सियल नहीं होते हैं, ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के होते हैं। बट यहां पर प्लेस करने का खतरा क्या है? देयर इज अ रिस्क ऑफ एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड से टकराने का खतरा है यहां पर पूरा पूरा, ठीक है, L4 और L5 में। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है। अब जो L1 है, जो L1 है, ये लगभग 16,000 किलोमीटर दूर है, 16 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है, 16 लाख किलोमीटर्स अर्थ से, ठीक है, वहां पर ये लेग्रांज पॉइंट आता है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो आदित्य L1, आदित्य L1 ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द सन। सन की पढ़ाई करने के लिए, सूरज की पढ़ाई करने वाला पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया है भारत के द्वारा, ये वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो सन की स्टडी के लिए पहला भारत का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट यही लिखेंगे, इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू स्टडी सन। सूरज को पढ़ने के लिए पहला साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट भारत के द्वारा किया जा रहा है, इसरो के द्वारा, वो ये है आदित्य L1, ठीक है। टू बी प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट। हमने देखा अभी, ये देखा पूरा डायग्राम के साथ, हेलो ऑर्बिट है,
इसमें इसे प्लेस किया जाना है, ठीक है। ये L1 में प्लेस किया जाना है, हेलो ऑर्बिट में। इस मिशन की लाइफ क्या है? मिशन की लाइफ की अगर हम बात करें तो 5 साल है। 5 इयर्स का ये मिशन है, जिसमें से 2 साल हो चुके हैं, सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई इसकी, ठीक है। मिशन की लाइफ है 5 इयर्स। इसके बाद हम बात करें कि ये क्या स्टडी करने वाला है, ठीक है। ये सूरज पे जाके क्या स्टडी करेगा? तो स्टडी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है, सन्स कोरोना। जो सन की रेज होती हैं, जो हमें दिखती हैं, सन का जो कोरोना होता है उसकी स्टडी के लिए ये है, ठीक है। सन के कोरोना की स्टडी करेगा। विजिबल और इंफ्रारेड रेज, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेज। विजिबल और इंफ्रारेड रेस को स्टडी करने के लिए, सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए ये मिशन है, ठीक है। यहां पर पहला ऑब्जेक्टिव पूरे आदित्य L1 मिशन का यही है, टू स्टडी द सन्स कोरोना। जो रोशनी सूरज की हमें दिखती है, विच इज विजिबल टू आवर आईज, जो हमें आंखों से दिखती है, उस रोशनी को स्टडी करने के लिए, उस पार्ट को, सन के उस पार्ट को जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसकी स्टडी इसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद सन का फोटोस्फीयर भी ये स्टडी करेगा। कोरोना बाहर होता है, कोरोना के अंदर वाली जो लेयर होती है सन की, दैट इज फोटोस्फीयर। वो फोटोस्फीयर होती है और यहां पर होती है एक्स रेज। कौन सी रेज होती हैं? एक्स रेज होती हैं फोटोस्फीयर में, ठीक है। इसकी स्टडी करेगा। इसके बाद क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा जहां पर यूवी रेज होती हैं, ठीक है। अगर सूरज की बात करें, इफ दिस इज सन, ठीक है, ये सन की पहली लेयर जो है बाहर वाली लेयर्स में, ये क्रोमोस्फीयर है। फिर इसके बाद फोटोस्फीयर आती है, फिर आती है आपकी कोरोना, ठीक है। इस तरह से ये स्टडी होगी। ये है आदित्य L1 मिशन की पूरी स्टडी। अब इसमें कौन सा व्हीकल यूज किया गया है लॉन्चिंग के लिए? लॉन्च व्हीकल जो इसमें यूज किया गया है, इट इज PSLV C-57। जो लॉन्च व्हीकल है, जिस लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है, वो है PSLV सैटेलाइट। PSLV से लॉन्च किया गया है C-57। नंबर याद रखेंगे, PSLV C-57। अब इसमें पेलोड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर हम पेलोड्स की बात करें, ये जो पेलोड होता है, मेन जो सैटेलाइट भेजी जाती है, ठीक है, इसे पेलोड कहते हैं। कौन कौन से पेलोड्स यहां पर रखे गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है विजिबल लाइन एमिशन। विजिबल लाइन एमिशन, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, विजिबल लाइन, जो विजिबल रेस को स्टडी वाला करने वाला है, कोरोनाग्राफ, ठीक है। फिर दूसरा है, पहला विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, कोरोना की स्टडी के लिए। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट, सोलर अल्ट्रावायलेट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसकी बात करी गई है यहां पर, ठीक है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक पेलोड है। आपको बस ऊपर ऊपर से नाम याद रखने हैं कौन कौन से पेलोड्स हैं।
आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद है हाई एनर्जी L1, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की बात करी गई है। फिर इसमें प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है सन का, उसके एनालाइजर के लिए, एनालाइजर प्लाज्मा के एनालिसिस के लिए पैकेज, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और लास्ट है एडवांस्ड ट्राईएक्शियल, एडवांस्ड ट्राईएक्शियल हाई रेजोल्यूशन, एडवांस्ड ट्राईएक्शियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ओके, मैग्नेटोमीटर है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से आपको इनके नाम याद रखने हैं, कौन कौन से मेन पेलोड्स यूज करे गए थे। तो ये पेलोड्स हैं, एक बार आप ध्यान से इन्हें पढ़ लीजिए। पहला पेलोड है, जो पहला पेलोड है विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, ठीक है, कोरोना को स्टडी करने के लिए है विजिबल लाइन एमिशन। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, ये सोलर विंड पार्टिकल के लिए है, ठीक है। एक्सरेस के लिए है, अल्ट्रावायलेट रेस के लिए है, विजिबल रेस के लिए है, L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे के लिए है, प्लाज्मा की एनालिसिस के लिए है, ट्राई एक्शियल मैग्नेटोमीटर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को आप याद कर लीजिए, इन शब्दों से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये था पूरा आदित्य L1 से रिलेटेड पूरा न्यूज, पूरा एनालिसिस कि किस तरह से आदित्य L1 की सेकेंड एनिवर्सरी हुई है और वहां पर अपॉर्चुनिटीज का एक मौका दिया है साइंटिस्ट को कि वो आदित्य L1 का जो डेटा है उसे एनालाइज करें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी निकाली है ऑन द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ द प्रोग्राम आदित्य L1, ठीक है। ये था, होप आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आया हो। आदित्य L1 व्हाट आर लैग्रांज पॉइंट्स, लैग्रांज पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं एंड द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विथ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। यहां पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट दिया है। एस्टिमेट क्या है कि हमारी जो फिस्कल ईयर 2026 है, ठीक है, जो अभी खत्म होने वाला फाइनेंशियल ईयर जो है, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर अगर बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। अभी मार्च को आने में टाइम है, अभी सिर्फ एस्टिमेट लगाया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, जो अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, तब हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है 7.4% पे, अमिड यूएसए टैरिफ्स। यूएसए ने जो हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए थे उसके बावजूद भी जो हमारी जीडीपी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 12-13 में ये था, इस जीडीपी इंक्रीज किया धीरे धीरे और फिर कोरोना टाइम पे डिप किया, देन अगेन रोज और अब स्टेबल पोजीशन में है। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7.4 फॉर द फिस्कल ईयर ऑफ 2025-26 के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हमें समझना है कि क्या होता है जीडीपी, और जीडीपी से रिलेटेड पूरा हम इंफॉर्मेशन जानेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग,
जो पूरे देश की इनकम है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, ठीक है, इसके कुछ तरीके होते हैं। जो हमारा पूरा देश है उसकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इस इनकम को कैलकुलेट करने के कुछ वेज होते हैं, जिसमें से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी से हम पता लगाते हैं नेशनल इनकम। दूसरा है एनडीपी, फिर है जीएनपी, जीएनपी और जीएनपी के बाद एनएनपी, एनएनपी। इन चारों पॉइंट्स को हम समझेंगे। ये चारों पॉइंट्स क्या है, चारों टर्म्स क्या हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन चारों पॉइंट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं जीडीपी से। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेंट्रल सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है उसने जीडीपी को डिफाइन किया है, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके मतलब को समझेंगे। इन्होंने डिफाइन किया है एग्रीगेट ऑफ ऑल द, एग्रीगेट का मतलब होता है सम, सम टोटल, ठीक है, इकट्ठा करना, सम करना, एकजुट करना, ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, नॉन टेंजिबल होते हैं, गुड्स जो होते हैं सामान जिसको बोला जाता है, प्रोड्यूस जो बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, within the geographical boundary, within the geographical boundary that is domestic of India। ध्यान से इन शब्दों को समझेंगे। इन a financial, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ, जीडीपी को कैसे डिफाइन कर रहा है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस डिफाइन कर रहा है जीडीपी को, कि जीडीपी क्या होती है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट, डोमेस्टिक, ग्रॉस, तीन शब्द हैं। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक यहां पर आप देख पा रहे होंगे, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब आप इस पूरे डेफिनेशन को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जीडीपी क्या है? भारत है, ठीक है। इंडिया का मैप आपने देखा होगा। इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, भारत की जो भूगोलिक बाउंड्रीज हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले, बनने वाले सभी गुड्स, सामान और सर्विसेज, ठीक है, सेवाएं, इन एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर आपने देखा क्या होता है, उस एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनते हैं उन सब का एग्रीगेट, उन सबको टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो होती है वो होती है जीडीपी। उसे बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल डोमेस्टिक आपको समझ में आया कि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर बनने वाला सामान। प्रोडक्ट में क्या आता है? गुड्स भी आती हैं और सर्विसेज भी आती हैं। प्रोडक्ट में क्या आता है? सामान भी आएगा, गुड्स, टेंजिबल गुड भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा, सेवाएं भी आएंगी, ठीक है। वो होती हैं किसी एक फाइनेंशियल ईयर में बनने वाले, इन सब की वैल्यू को हम बोलते हैं, कैलकुलेट जोड़ लिया जाए तो बन जाता है हमारा जीडीपी, सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, दैट इज द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये है जीडीपी की डेफिनेशन। होप आपको समझ में आई हो, ठीक है। अब इस डेफिनेशन से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं जीडीपी की डेफिनेशन से? सबसे पहला,
इसमें होगा इंक्लूडेड इंडियन कंपनीज प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, इसमें वो कंपनीज इंक्लूडेड होंगी जो भारतीय कंपनी है और भारत में रहकर ही प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, प्लस फॉरेन कंपनीज प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, वो फॉरेन की कंपनी है लेकिन प्रोडक्शन उसका इंडिया में हो रहा है, वो भी हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगा, इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है। इंडियन कंपनीज जो इंडिया में है और प्रोडक्शन कर रही हैं वो, और फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में है और प्रोडक्शन कर रही हैं वो कैलकुलेट, वो पार्ट होंगी जीडीपी का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखने वाला है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब जो सामान अभी रखा हुआ है, जो अभी सेल आउट नहीं हुआ है, एंड सेल्फ कंजम्पशन, इन्वेंट्रीज एंड सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्ट्स नॉट काउंटेड। जो सामान अभी सेल आउट नहीं हुआ है वो काउंट नहीं होगा, और वो सामान जो हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं वो भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओनली गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी आर कंसिडर्ड। केवल वो गुड्स और सर्विसेज इसमें कैलकुलेट होती हैं, कंसिडर की जाती हैं, जो पैसे के बदले जिनका आदान प्रदान किया जाता है, विच आर एक्सचेंज फॉर मनी, मनी के लिए एक्सचेंज करी जाती हैं, केवल वही चीजें, ठीक है। इसके साथ ही इंटरमीडियरी गुड्स आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड। क्या है भाई ये इंटरमीडियरी गुड्स, ठीक है, ये समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, इन्वेंट्रीज, जो रखा हुआ सामान है जो अभी सेल आउट नहीं हुआ है। सपोज मेरी कपड़े की दुकान है और मेरे कपड़े की दुकान में अभी शर्ट्स का एक बंडल रखा हुआ है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि सेल आउट नहीं हुआ है, मैंने तो परचेज कर लिया लेकिन अभी मार्केट में नहीं बिका है, वो इन्वेंट्री रखी हुई है मेरे पास, वो काउंट नहीं होगी। सपोज सेल्फ कंजम्पशन, सपोज मैं एक बार्बर हूं, ठीक है, मैं एक बार्बर हूं और मैं अपने ही किसी रिलेटिव, अपने भाई के बाल काट रहा हूं, ठीक है, तो और मैं उसके बदले में कोई पैसा नहीं ले रहा, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज मान लो, मैं सपोज आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे पास मेरा कोई रिलेटिव आता है जिससे मैं पैसे नहीं लेता, या मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड आता है जिससे मैं पैसे नहीं लेता, वो चीजें इसमें कंसिडर नहीं की जाएंगी। वो सामान जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कंज्यूम किए जा रहे हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ वही सामान और वही सेवाएं कंसिडर की जाएंगी जो कि मनी के बदले आदान प्रदान की जा रही हैं, ठीक है। इसके साथ इंटरमीडियरी गुड्स, इंटरमीडियरी गुड्स भी कंसिडर नहीं होते हैं। अब क्या होते हैं इंटरमीडियरी गुड्स, सपोज मेरा आयरन और स्टील का प्लांट है, ठीक है, मैं यहां से स्टील की प्लेट्स बनाता हूं, स्टील की शीट्स बनाता हूं, स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स बनाता हूं, और ये शीट्स जाती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यहां से बनती है, उस स्टील की शीट की बनती है कार। तो जो कार बिकेगी वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, इस स्टील शीट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये जो इंटरमीडियरी गुड्स है, वो गुड जो किसी और गुड को बनाने के काम में आ रहा है, वो सामान जो आगे चल के मार्केट में बिकेगा नहीं डायरेक्टली, वो जाकर किसी और सामान को बनाएगा, वो गुड्स भी इसमें कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जीडीपी के लिए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, जो प्रोडक्ट होता है, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होता है फिनिश्ड गुड और प्रोडक्ट, फिनिश्ड, इस चीज पर ध्यान देंगे, फिनिश्ड गुड्स एंड
सर्विसेज। केवल जो फिनिश हो चुकी हैं, जो मार्केट में सेल आउट होने जा रही हैं, वही गुड्स और सर्विसेज इसमें कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, ये था जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देख लेते हैं। जीडीपी कितने तरह की होती है? पहली चीज है, जीडीपी को कैलकुलेट दो तरीकों से हम कर सकते हैं। ठीक है, या इसे कह सकते हैं दो तरह से जीडीपी होती है, दो तरह की जीडीपी होती है। एक होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक होती है फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी, और एक होती है मार्केट प्राइस वाली जीडीपी। एक होती है फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी और एक होती है मार्केट प्राइस वाली जीडीपी। अब क्या होती है फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी? विच कंसिडर्स कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो जीडीपी जिसमें हम सिर्फ उन कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं जो कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की होती हैं। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? आपने बेसिक इकोनॉमी तो पढ़ी होगी। ठीक है, जब कोई सामान बनाया जा रहा है और उसमें सिर्फ चार चीजें कैलकुलेट करी जा रही हैं। एंटरप्रेन्योर जो कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लैंड जिसके बदले रेंट मिल रहा है, लेबर जिसको वेजेस मिल रही हैं, एंड कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती है जिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। जब हम इन चारों के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, वहां से जो जीडीपी निकलती है उस जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वो जीडीपी जिसमें केवल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाता है, उन्हीं वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की जीडीपी की, ठीक है, मार्केट प्राइस की जीडीपी में क्या होता है? ये इंक्लूडेड होती है जो फैक्टर कॉस्ट है, वो फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूडेड होगी ही, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं वो माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इसमें कुछ चीज जोड़ दी जाती है। जो फैक्टर कॉस्ट पे जो जीडीपी निकलती है उसमें अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें, जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है उस टैक्स को जोड़ दिया जाए, और जो सब्सिडी सरकार दे रही है उस पे उसको हटा दिया जाए, तो जो जीडीपी निकलेगी वो कहलाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, विच इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस? क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यही तो है। अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दूं, जो टैक्स मैं उस प्रोडक्ट या उस सर्विस पे लगा रहा हूं उसे मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं। समझ में आ रहा है? ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकल रही है? फैक्टर कॉस्ट को ऐड किया जा रहा है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जा रहा है, सब्सिडीज को घटाया जा रहा है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दूं तो क्या मेरी जीडीपी बढ़ेगी? अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाऊंगा जीडीपी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। लेकिन क्या यहां पे प्रोडक्शन बढ़ा, गुड्स और सर्विसेज बढ़ी? नहीं बढ़ी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्स बढ़ा दिए तो उससे जीडीपी बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। समझ में आ रही कमी कहां है? तो मार्केट प्राइस में बिना प्रोडक्शन को बढ़ाए हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। बस इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दो, सब्सिडी को कम कर दो, आपकी मार्केट प्राइस पे जीडीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। इसलिए देयरफॉर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है
is the better indicator of knowing whether the production in an economy is increasing or decreasing। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है यहां पर आपने देखा, इनडायरेक्ट मार्केट प्राइस वाली जीडीपी को हम कैसे उछाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट वाली तो नहीं उछाल सकते ना। तो जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है ये अच्छे से बता पाती है कि जीडीपी की असली वैल्यू क्या है, ठीक है। ये बता पाएगी कि क्या किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बता पाएगी जीडीपी कौन सी वाली, फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी इस चीज को अच्छे से बेहतर तरीके से बता पाएगी। लेकिन क्या है 2015 में इंडिया ने जीडीपी कैलकुलेट करने को, जीडीपी जिस चीज में जिस तरह से कैलकुलेट करी जाती है वो होती है हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। 2015 से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिया में। क्यों कर रहे हैं भाई, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने देखा वो अच्छा इंडिकेटर है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अच्छा इंडिकेटर है ना। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को तो हम किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों किया, ताकि हम अपनी जीडीपी को इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से अलाइन कर सकें, इंटरनेशनल, ताकि हम अपनी जीडीपी को बाकी देशों की कंट्रीज से भी कंपेयर कर सकें। तो बेटर हमें पिक्चर क्लियर हो कि हम दूसरी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में ग्रो कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, इसकी बेटर पिक्चर लेने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस 2015 में चुनी गई थी, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी की बात कर लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट, सपोज इन्फ्लेशन, महंगाई को मैं बढ़ा दूं, तो उससे मेरे फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ा दूं, रेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, रेंट बढ़ जाएगा, वेजेस बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बढ़ा दूं। अगर मैं इन्फ्लेशन बढ़ा दूं, महंगाई बढ़ा दूं, तो फैक्टर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ाने पर फैक्टर कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ाने पर फैक्टर कॉस्ट बढ़ रहा है तो यहां से जीडीपी भी इंक्रीज होगी। लेकिन क्या प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, अगेन सेम कि प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं, बस महंगाई बढ़ गई तो जीडीपी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई जीडीपी बढ़ गई, बिना प्रोडक्शन बढ़ाए। अब इस बढ़ी हुई जीडीपी को कहते हैं इन्फ्लेटेड जीडीपी। इसको इन्फ्लेटेड जीडीपी कहते हैं। ये फैक्टर कॉस्ट वाली वो जीडीपी है जिसमें महंगाई की वजह से जो जीडीपी बढ़ गई है उसको इन्फ्लेटेड जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। ये है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। जो जीडीपी है वो उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दिया और ये बन गई हमारी नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या बन गई, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी में इन्फ्लेशन, महंगाई को ऐड कर दो, क्या बन जाती है, नॉमिनल जीडीपी बन जाती है, ठीक है। और अगर इसमें से हम इन्फ्लेशन को घटा दें, अगर मैंने जीडीपी में से इन्फ्लेशन को हटा दिया, ऐड किया तो वो बनी क्या, नॉमिनल जीडीपी। अगर इन्फ्लेशन को हटा दूं तो क्या बनेगी, रियल जीडीपी। यहां से बनेगी रियल जीडीपी, जो असली जीडीपी होती है, ठीक है। अब यहां से रियल जीडीपी जो निकली है, इन्फ्लेशन घटा है, ये इन्फ्लेशन को कैसे घटाते हैं, ठीक है। इसको घटाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर को हम यूज करते हैं और वहां से हम इन्फ्लेशन को उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जो हमारी रियल जीडीपी होती है
इस रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, और इस तरह से हम अपनी रियल जीडीपी निकाल लेंगे। यहां से जो हम जीडीपी निकालते हैं, जो जहां तक इन्फ्लेशन को रिमूव किया जाता है, वो एक पॉइंट तक रिमूव किया जाता है। इन्फ्लेशन को रिमूव किया जाता है बेस ईयर तक, और इंडिया में जो बेस ईयर है आपका वो 2012 है। फाइनेंशियल ईयर 2012 इज द बेस ईयर इन इंडिया। भारत में 2012 बेस ईयर है, ठीक है। तो रियल जीडीपी क्या है? ये जो रियल जीडीपी हमने निकाली, दिस इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। रियल जीडीपी जो हमने निकाली, ठीक है, इन्फ्लेशन हटाकर जो जीडीपी निकाली गई है, इन्फ्लेशन निकालकर जीडीपी निकाल गई है, वो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है। जो प्राइसेस कांस्टेंट रहे होंगे उन पे है, इन्फ्लेशन वाले प्राइसेस नहीं इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन वाले प्राइसेस इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अब इंडिया में क्या सिनेरियो है? अगर हम भारत की बात करें तो अभी हमने देखा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, एट मार्केट प्राइस। अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट में समझा था कि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखते हैं, और कौन सी वाली देखते हैं? नॉमिनल वाली देखते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन ऐड होता है, ठीक है। अब भाई नॉमिनल क्यों देखी जा रही है, रियल क्यों नहीं देखी जा रही? समझ में आ रहा है डिफरेंस? नॉमिनल क्यों देखी जा रही है, रियल क्यों नहीं देखी जा रही? इसलिए नहीं देखी जा रही क्योंकि जो बेस ईयर है वो हर कंट्री का डिफरेंट होता है और वो चेंज होता रहता है। जो बेस ईयर है, सपोज हमारा इंडिया का 2012 है, उससे पहले कुछ और रहा होगा, आगे आने वाले टाइम में ये बेस ईयर चेंज हो जाएगा, और हर कंट्री का डिफरेंट होता है, हर कंट्री के लिए ये चेंज भी होता रहता है। इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी, जो इन्फ्लेशन वाली जीडीपी है, उसको मार्केट प्राइस पे इसे हम रिलीज करते हैं। ये है हमारी जीडीपी। इसी जीडीपी की बात करी जा रही है कि ये इंक्रीज का एस्टिमेशन इसी जीडीपी का लगाया जा रहा है, ठीक है। जीडीपी समझ में आया आपको? ये थी जीडीपी। ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड, जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हमने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इनकम को ऐड कर सकते हैं, या फिर खर्चे को ऐड कर सकते हैं, या तो एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, या इनकम को ऐड कर दो, या प्रोडक्ट को ऐड कर दो। क्या निकलेगा? नेशनल इनकम ही निकलेगी, हर केस में सेम निकलेगी, ठीक है। ये होता है हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका। अब यहां से हमने जीडीपी तो समझ लिया, अब हमें समझना है जीएनपी क्या है। व्हाट इज दिस जीएनपी? द फुल फॉर्म इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब अभी हमने समझा, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस स्टैंड्स फॉर टोटल, टोटल नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है जीएनपी? जीएनपी बराबर जीडीपी, जो जीडीपी हमने अभी कैलकुलेट करी वो, प्लस इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड, माइनस income of foreigners which are working in India। जीडीपी में जो हमारे भारतीय लोग बाहर जो कमा रहे हैं उस इनकम को ऐड कर दो, और भारत में जो विदेशी लोग कमा रहे हैं उसको घटा दो। सिंपल। तो हमारी टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें जीएनपी मिल जाएगी। जीएनपी इस तरह से मिलेगी, ठीक है। जीडीपी में उस इनकम ऑफ इंडियंस जो कि बाहर काम कर रहे हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, उसको ऐड कर दो, और जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं उसको घटा दो, तो क्या मिल जाएगा? हमें जीएनपी मिल जाएगी। और इसमें ये वाले जो फैक्टर है ना, ये पूरा फैक्टर के इंडियंस की इनकम को ऐड करना और उसमें से फॉरेनर्स की इनकम को माइनस करना,
इसे हम बोलते हैं NFIAD, NFIAD, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इसे NFIAD बोलते हैं। अब ये NFIAD है क्या, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी चीजें आपको सामने आएंगी, ठीक है। इसमें एक पार्ट है आपका रेमिटांसेस, जो रेमिटांसेस होते हैं प्राइवेट वाले, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं भारतीय लोग बाहर, वो जो पैसा भेज रहे हैं वो, या फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं और अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, वो होता है रेमिटांसेस। इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, लोन दिया या तो भारत ने, या भारत ने लोन लिया। अगर हम लोन देंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, वो इसमें कैलकुलेट होता है। प्लस इसका थर्ड कंपोनेंट होता है एक्सटर्नल ग्रांट्स। लोन से डिफरेंट है, ग्रांट्स मतलब हम पैसा दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, या तो इंडिया ग्रांट दे रहा है किसी छोटे देश को मदद करने के लिए, या इंडिया आपदा में है और इंडिया किसी देश से मदद ले रहा है, ग्रांट्स ले रहा है। तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इस बेसिस पर NFIAD को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये था आपका GNP, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है आप GDP के कॉरेस्पॉन्डिंग है आपका NDP, और GNP के कॉरेस्पॉन्डिंग है आपका NNP। अब ये NNP क्या है, यहां से ये जो G है ये था ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब हमने समझा था क्या होता है, टोटल, पूरा, ठीक है, टोटल वैल्यू। ये होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो था टोटल, ये है नेट। नेट क्या होता है, नेट वैल्यू इज वैल्यू रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन रेट्स। जो डेप्रीसिएशन रेट्स होती हैं उनकी वैल्यूज को हटा दें अगर हम जी ग्रॉस में से, तब हमारे नेट प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। जैसे कि कैसे इस चीज को समझेंगे, GDP में से डेप्रीसिएशन को मैं अगर हटा दूं, GDP में से डेप्रीसिएशन को हटा दूं तो NDP बन जाएगा, GNP में से मैं डेप्रीसिएशन को हटा दूं तो NNP बन जाएगा। समझ में आया, GDP और GNP। अब जो GDP होती है, किसी भी देश की GDP होती है, ये बताती है कि वो देश कितनी जॉब क्रिएट कर रहा है, ये बता रहा है जॉब क्रिएशन ऑफ अ कंट्री, हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है कि हम इस देश में कितनी क्षमता है, कितनी जॉब हम क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। वहीं जो GNP होता है, नेशनल प्रोडक्ट, ये बताता है कि क्या हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं या दूसरी कंट्रीज हम पे डिपेंडेंट हैं, क्या ज्यादातर लोग हमारी कंट्री से बाहर जाके कमा रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग इंडिया आकर कमा रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दोनों की बात करता है। NDP की अगर हम बात करें तो ये हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट को बताता है कि इंडिया में कितना रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। जो NNP होती है यही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम होती है, ठीक है, इसमें कुछ मिलावट नहीं होती। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम है वो है आपकी NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका यही हमारे रियल इनकम होती है, रियल नेशनल इनकम। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी इसे रिलीज करती है GDP को, और इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करती है, GDP इज इक्वल्स टू C+G + I
प्लस एक्स माइनस एम। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं भाई, ये क्या है। इस तरह से ये हम पूरा अपना जो हमारे देश की जीडीपी होती है वो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। जो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट लोग हैं, हाउस होल्ड्स हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने कितना खर्चा किया वो। जी है आपका गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। आई से है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, नेट कितना इन्वेस्टमेंट हुआ हमारी इकोनॉमी में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो या पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो, नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एम फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है, अगर आप कभी जीडीपी का डॉक्यूमेंट देखेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो उसमें आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो सी की होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा खपत होती है हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा पूरा जीडीपी का कॉन्सेप्ट, जीडीपी से रिलेटेड बाकी सारे टर्म्स। ठीक है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करती है, कौन कैलकुलेट करवाता है जीडीपी को, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे डिस्कशन से क्लैरिफाई हो गई होंगी, आई होप। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन जनवरी 12। छोटी सी चीज इसमें देखनी है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसरो ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है 12 जनवरी को। ठीक है, इस सैटेलाइट का नाम है, सबसे पहले तो ये PSLV C62 इससे लॉन्च करी जाएगी और इसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। अब ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इसरो ने नहीं दी है, जब ये लॉन्च हो जाएगी उसके बाद जानकारी आएगी, तब हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ याद रखना है EOS N1, ये नाम याद रखना है आपको। EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई गई है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेगी। कौन सा लॉन्च व्हीकल है? PSLV C62 इसमें लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये अभी हमने ब्लू बर्ड को लॉन्च किया था। ठीक है, ब्लू बर्ड को लॉन्च करा, उसके बाद अब हम EOS N1 को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये बता रहा है किस तरह से हमारा स्पेस सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है ग्रो धीरे धीरे करके। अब आपको क्या पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं EOS N1 ब्लू बर्ड 2। ठीक है, या इस तरह से दे देंगे 3-4 नाम और फिर बोलेंगे ये चीज़ें क्या हैं। तो 4 ऑप्शन होंगे एंड दे आर सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स के प्रकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल ये एडिटोरियल है और काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। ठीक है, ये न्यूज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस न्यूज़ में चल रहा है बहुत, लगभग 2-2.5 साल से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात चल रही है। AMR का मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इस पूरे जो आर्टिकल है इसका जिस्ट क्या है ये समझेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है, अभी फिलहाल PM नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे, उन्होंने मन की बात में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर अपना कंसर्न जाहिर किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट कोट करी थी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ICMR का कहना है कि एंटीबायोटिक्स आर बिकमिंग लेस इफेक्टिव। जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका असर कम होता जा रहा है धीरे धीरे। दे आर बिकमिंग लेस इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एंड
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं उन एंटीबायोटिक्स का असर हमारी बॉडी पे नहीं हो रहा है। ठीक है, सपोज हमें कोई बीमारी है, बुखार है, जुकाम है और हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो वो उससे हमारा शरीर को कोई भी राहत नहीं मिलेगी, हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसी हमारे शरीर की रचना होती जा रही है धीरे धीरे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी इफेक्ट को बोलते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कि जो एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ हम खा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, उसका रुकावट बनती जा रही है हमारे शरीर में। ठीक है, क्यों हो रहा है भाई ये, क्यों एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है? तो इसके जो कारण बताए गए हैं मन की बात में, वो है थॉटलेस, हम बिना सोचे समझे, एंड इनडिस्क्रिमिनेट। थॉटलेस एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय पीपल। ठीक है, सर दर्द हुआ एंटीबायोटिक खा लो, पेट में दर्द हुआ एंटीबायोटिक खा लो, हल्का सा जुकाम हुआ एंटीबायोटिक खा लो, बुखार आया एंटीबायोटिक खा लो, पैर में दर्द हो रहा है एंटीबायोटिक खा लो, ये हो रहा है एंटीबायोटिक खा लो, वो हो रहा है एंटीबायोटिक खा लो। ठीक है, ये हमारा सोसाइटी में एक बहुत नॉर्मल बन चुका है कंसर्न। ठीक है, क्या हो रहा है, हम दवाइयों को टॉफ़ी कंसिडर करते हैं। ठीक है, दवाइयाँ हमारे लिए टॉफ़ी बन चुकी हैं। तो जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर हमें चीजें कंज्यूम करनी चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, थॉटलेस, रैंडमली और इनडिस्क्रिमिनेटली उन्हें यूज कर रहे हैं। डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया वैसा तो हम यूज ही नहीं कर रहे। डॉक्टर ने बोला है 5 दिन आपको ये दवाई खानी है, हम सिर्फ 3 दिन खा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर ने बोला है 5 दिन खानी है, हम उसे 15 दिन खा रहे हैं। दोनों कारणों से क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है, हमारा शरीर उस दवाई के प्रति बिल्कुल असर दिखाना बंद कर देता है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो पीएम मोदी ने अपील करी है कि अवॉइड करना है हमें, ठीक है, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स को। जो टॉफियों के माफिक जो दवाइयाँ बिक रही हैं, एंटीबायोटिक्स बिक रही हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने की बात कही गई है यहाँ पर। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही इसे लेना है। वॉट कॉजेज AMR? अब ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्यों हो रहा है, वॉट इज द कॉज बिहाइंड दिस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? इसके कुछ कारण हैं। ठीक है, पहला कारण है when human and animal, या तो जानवर या इंसान के हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, के जान या उनको देख रेख करने वाले लोग ओवर प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स को। ओवर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स ने ज्यादा दवाई दे दी, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा है व्हेन पीपल टेक एंटीबायोटिक्स नॉट एज डायरेक्टेड, जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे हम नहीं ले रहे हैं दवाई, अपनी मनमर्जी से ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या कॉजेज हैं, और कॉजेज की हम बात करें, पुअर हाइजीन एक कॉज है, पुअर हाइजीन मेंटेन करके रख रहे हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल। अब जो लोग ट्रैवल करते हैं, पीपल ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे आर स्प्रेडिंग, फैला रहे हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को। जो AMR वाला बैक्टीरिया है, लोग उसे जाते हैं फैलाते हैं, दूसरी जगह गए, वहां से
इन्फेक्ट हो, जैसे कोरोना वायरस फैला था वैसे ही ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी फैल जाता है, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज हैं। अब क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं इस एस्पेक्ट में? इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से इनिशिएटिव्स इस एस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो सबसे पहला इनिशिएटिव चल रहा है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच मतलब इंसान, जानवर और पर्यावरण, इन तीनों को हमें बैलेंस करके रखना होगा, तभी जो हेल्थ है वो अच्छी हो पाएगी। ह्यूमन हेल्थ पर भी ध्यान देना है, एनिमल हेल्थ पर भी ध्यान देना है, और एनवायरनमेंट की हेल्थ पर भी ध्यान देना है, तीनों चीजें। इसके बाद इंडियाज नेशनल AMR सर्विलांस, इंडिया का नेशनल AMR सर्विलांस नेटवर्क है, जिसका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, नार्स नेट। 2013 में लॉन्च किया गया था ये नार्स नेट, NARS:नेट, ठीक है, या -नेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नार्स नेट ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये डेटा कलेक्ट करता है इंडिया में AMR से रिलेटेड। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी एक इनिशिएटिव चल रहा है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल AMR, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, ग्लास, ठीक है। ये WHO का इनिशिएटिव है AMR से रिलेटेड, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा AMR का जो भी एडिटोरियल में दिया गया है वो समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कौन सा ग्लोबल इनिशिएटिव चल रहा है, ग्लास, और इंडियन इनिशिएटिव दैट इज नार्स, ये इंपॉर्टेंट है। नार्स नेट आपको याद रखने हैं, वन हेल्थ अप्रोच भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये चेंज इन कंजम्पशन वाली बात है, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन की अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी, जो अभी हमने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री क्या करती है, ये एक सर्वे कंडक्ट कराती है जिसका नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। एक सर्वे कंसिडर कराया जाता है HCES, ठीक है। ये मॉस्पी कंडक्ट कराती है, हर 5 साल में कंडक्ट कराई जाती है, और इसकी फाइंडिंग्स के अनुसार हम पता लगाते हैं कि लोग किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती हैं, सोशल सेक्टर्स में पॉलिसी कैसे डिज़ाइन की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस एस्पेक्ट से देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या देखा गया है, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है, वो है एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ, ठीक है। क्या है एंजल्स लॉ भाई? ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। एज रियल इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारी जो असली इनकम है, जो इन हैंड में आने वाली इनकम है, वो बढ़ती जाती है, द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, जो इनकम हम स्पेंड कर रहे हैं उसका जो प्रपोर्शन है, जो हम फूड पर इन्वेस्ट करते हैं, जितना खाने पर इन्वेस्ट करते हैं, वो डिक्लाइन होता जाता है, ठीक है। इट डिक्लाइंस इवन इफ एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, इवन इफ
ठीक है। एंजल्स लॉ क्या कहता है कि व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती है, रियल इनकम जब बढ़ती है, तो व्यक्ति क्या करता है, जो खाने वाली चीज पर होती है उस पे, खाने वाली चीज पर होने वाला खर्चा उसका कम हो जाता है। भले ही उसका ओवरऑल खर्चा भले ही बढ़ता हो, ओवरऑल खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन खाने पर जो खर्चा है वो कम हो रहा है। अब ये कैसे शो हो रहा है, इसमें आप देखेंगे यहां पर इस ग्राफ में, जो रूरल और अर्बन है, दोनों शहर और गांव दोनों में जो फूड और ब्रेवरेजेस पर खर्चा है वो कम देखा गया है। ठीक है, 1990 से फिर 2010 में कम हुआ, फिर अब 2023-24 में और कम हो गया। ठीक है, 59 से 47 आ गया रूरल में, 48 से 39 आ गया अर्बन में। किस तरह से कम हो रहा है। ठीक है, पान मसाला, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, इन सारी चीज़ों पर खर्चा बढ़ा है, चाहे अर्बन हो या रूरल एरिया हो। ठीक है, दोनों केसेस में ये खर्चा बढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी पर, फ्यूल पर खर्चा कम हुआ है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स जो रूरल में स्पेशली कम हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी स्कीम्स देखी हैं। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना चली है, और इसके साथ ही आपकी सौभाग्य स्कीम चली है। सौभाग्य स्कीम जो कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करती है, गांव में बिजली पहुंचाने की बात करती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हर 5 साल में एक सर्वे कराती है। क्या नाम है उस सर्वे का? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। यहाँ से एक लॉ बस आपको याद रखना है, एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ जो हमने पढ़ा कि जब व्यक्ति की रियल इनकम बढ़ती है तो उसका फूड का खर्चा कम हो जाता है, भले ही उसका ओवरऑल खर्चा क्यों ना बढ़ रहा हो। ये एंजल्स लॉ है, जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड को खरीदना है हमें। ठीक है, डिप्लोमेसी के साथ दे दीजिए, शांति से दे दीजिए, वरना हमें मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड फिलहाल में डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, डेनमार्क जो कंट्री है उसका पार्ट है, और डेनमार्क नेटो का मेंबर है। डेनमार्क क्या है? नेटो का मेंबर है। डेनमार्क नेटो का मेंबर है, और डेनमार्क को खुली खुली धमकी दी जा रही है यूएसए के द्वारा। यूएसए के एक्शन आप देख ही रहे हैं। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा, किस तरह से मुनरो डॉक्ट्रीन और रूजवेल्ट कोरोलरी को यूज किया जा रहा है ताकि यूएस की हेजेमनी को एस्टेब्लिश करके रखा जाए कि भाई यूएसए जो है सबसे महान है। ऐसा पूरा पिक्चर बनाई जा रही है, किस तरह से वेनेजुएला क्राइसिस हुआ, किस तरह से अब ग्रीनलैंड को लेकर ये बात चल रही है। तो ग्रीनलैंड की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन में है। यहाँ पर अटलांटिक ओशन नीचे की तरफ और आर्कटिक ओशन ऊपर की तरफ। ठीक है, इनके बीच में ग्रीनलैंड आता है। ठीक है, फिलहाल डेनमार्क का हिस्सा है, नेटो का मेंबर, जो नेटो जो है, डेनमार्क जो है नेटो का मेंबर है। अगर नेटो की बात करी जाए, नेटो की बात करी जाए, 1949 में नेटो को एस्टेब्लिश किया गया था। 1949 में नेटो को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, टोटल 32 मेंबर्स हैं। 32 मेंबर्स हैं, याद नहीं होंगे। ठीक है, डू नॉट वरी, 32 मेंबर्स याद नहीं करने हैं आपको। ठीक है, याद रखना है। हाल ही में स्वीडन ऐड हुआ था लेटेस्ट, 1949 में नेटो बनाई गई थी। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स आप याद रख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रसेल्स बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर है। टोटल 32 मेंबर हैं, 1949 में ऐड हुआ था। इसका नेटो का एक आर्टिकल 5 है। नेटो का एक चार्टर है, उसका एक आर्टिकल 5 है। इस आर्टिकल 5 में पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस की बात करी गई है। पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस की बात करी गई है कि अगर कोई भी नेटो कंट्री पे हमला होता है तो सारे नेटो कंट्रीज आपस में मिल जाएंगे, पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस बना लेंगे और उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। ये बोला गया है। ये आर्टिकल 5 का क्लॉज है मिलिट्री अलायंस का, जो कि आपको याद रखना है। अगर
यूएस कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो नेटो का मिलिट्री एक्शन आर्टिकल 5 को इवोक किया जाएगा और ये एक युद्ध की चेतावनी हो सकती है, युद्ध हो सकता है। ठीक है। अब भाई यूएसए की क्या जरूरत पड़ गई कि वो ग्रीनलैंड को अब परचेज करना चाह रहा है? तो बेसिकली यूएसए का कहना है कि यहां पर रशिया के शिप्स आ रहे हैं, यहां पर रशिया के शिप्स आ रहे हैं जिससे यूएसए को खतरा है और यूएसए अपनी हेजेमनी बनाना चाह रहा है। इसके अलावा जो मेन रीजन है कि जो ग्रीनलैंड है यहां पर बहुत सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो अभी डिस्कवर हुए हैं सिर्फ थोड़ा अमाउंट में डिस्कवर हुआ है, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। उस रिसोर्सेज पर भी अपना कंट्रोल करना, जैसे वेनेजुएला का केस में जहां उसके ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल करना था, ऐसे ही ग्रीनलैंड के केसेस में उसका जो क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व है उस पर कंट्रोल करना चाहता है यूएसए। सो दिस वाज ऑल। ठीक है, ये प्लेसेस इन न्यूज है, क्यों है न्यूज में वो भी आपने समझा, नेटो के बारे में जाना, और नेटो का आर्टिकल 5 पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस की बात कर रहा है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड इन टुडेज क्लास। होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रिजॉल्व नहीं होता है, ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, बट पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।